Hello everyone. Today we are going to solve some previous year questions of Uttarakhand Public Service Commission. As we know, PYQs बहुत important होते हैं because they help us understand the exam pattern, important topics and the type of question asked in the examination. चाहे upper PCS हो, चाहे lower PCS हो, चाहे वो RO ARO हो या UKPSC द्वारा कोई भी एग्जाम कंडक्ट किया हो, सब में PYQs हमारे रिपीट होते हैं। तो कई बार हमने देखा भी कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस पैटर्न डिफरेंट एग्जाम में रिपीट हुए हैं और सेम एग्जाम में भी रिपीट हुए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट टू। तो एक साइड उन्होंने एक लिस्ट दी है जिसमें नेशनल पार्क का नाम है, एक साइड आपके स्टेट है, ठीक है। तो आपको देखना इसका आंसर कहाँ होगा। आपको पता है सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। और बंदीपुर ये तो पता ही होगा आपका, कर्नाटका में है। और ये हो गया आपका इंद्रावती कहाँ है आपके, और कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है आपका, पता है आपको? कान्हा है आपका एमपी में, ठीक है। और इंद्रावती हो गया आपकी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपको वैसे तीन तो पता ही होने चाहिए, एक इंद्रावती, एक कांगर वैली नेशनल पार्क और एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। ठीक है, सिमलापाल में आपके सॉरी उड़ीसा, उड़ीसा में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क है? उड़ीसा में आपके हो गया एक सिमलीपाल नेशनल पार्क। दूसरा हो गया आपका भीटरकनिका नेशनल पार्क, भीटरकनिका नेशनल पार्क। ये आपका पता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, और एक और चीज़ के लिए फेमस है मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। और एक इसमें यहाँ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, उसका नाम है सुनाबेड़ा नेशनल पार्क, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये हो गया आपका। और दूसरा किसका देखेंगे हम देखेंगे आपका एमपी में कौन कौन से। एमपी में वैसे बहुत सारे हैं, लगभग आई थिंक सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क यही है आपके। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में, तो आप बोलोगे एमपी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका पहला, एक लिख लो आप कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा हो गया बांधवगढ़ नेशनल पार्क। फिर पेंच नेशनल पार्क, ये आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, कोनो नेशनल पार्क, ये तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। और संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, और एक और है डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, ठीक है। और अब कौन सा बचा आपका? कर्नाटका का यार ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कर्नाटका के हो गया ऐसे बंदीपुर नेशनल पार्क जो इसमें दे रखा है, नागरहोल नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, बहुत बार पूछा भी है, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, ठीक है। और एक और हो गया आपका, एक और था, हाँ उसका नाम था कुदेरमुख नेशनल पार्क। ये सारे आपके पता कहाँ है? कर्नाटका में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए का डी, ए का 4, तो कौन सा इसमें से ए का 4? तो ए का 4 तो यही लिख रहा है, और बी का 3 राइट, सी का 2, तो यही है इसका आंसर। अब हमें पता चल गया, अब हमें यहाँ के और भी नेशनल पार्क के बारे में पता चल गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। ये है आपका जामनगर, ठीक है। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट। ये सबको पता है, ये आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, राइट। ये आपका कहाँ है? चेन्नई में ही होगा। टूटिकोरिन भी आपका कहाँ है? आपका तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके कहाँ हो गए? ये ईस्टर्न कोस्ट के हो गए, है ना। और नवा शेवा जिसको जीएनपीटी भी कहते हैं, ये आपका कहाँ हो गया? मुंबई में। तो यानी कि ये वेस्टर्न कोस्ट, तो इसका आंसर होगा ये वाला। चलो इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड ना। तो हम इसको करते हैं डिटेल में। तो इसका हम मैप बनाते हैं, ठीक है, मैप बनाते हैं। सॉरी सॉरी हाँ, मेरे मैप को ध्यान से मत देखना, मुझे ढंग से नहीं आता है, ठीक है। हमारा यहाँ पे हो गया आपका, सॉरी
यहाँ पे हो गया हमारा कांडला, कांडला पोर्ट, ठीक है, जो कि आपके गुजरात के अंदर है। अब यहाँ पे आपका मान लो ये मुंबई है, मुंबई के अंदर आपके कौन कौन से पोर्ट है? मुंबई के अंदर हो गया आपका JNPT, जिसको नाहर सेवा बोल रहे थे हम, वो पोर्ट हो गया, ठीक है, एक ये पोर्ट हो गया। एक वार्धावन पोर्ट हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब आते हैं इसके जस्ट थोड़े से नीचे पे गोवा साइड में, गोवा साइड में क्या है आपका? मोरमू गांव, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया। फिर इसके थोड़े से नीचे पे ये हो गया आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट, ठीक है, ये हो गया न्यू मैंगलोर पोर्ट। फिर उसके नीचे केरला साइड आपका कोचीन पोर्ट है ना, ये हो गया आपका। ये सारे हमारे कौन से पोर्ट हो गए? वेस्टर्न पोर्ट हो गए। अब यहाँ हम ईस्टर्न का देखेंगे, ठीक है, तो इस ईस्टर्न का देखेंगे तो ये वाला पोर्ट हो गया हमारा कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, जिसको हम अभी क्या बोलते हैं? रिवराइन पोर्ट है हमारा, और इसका नाम अब चेंज होकर पता क्या हो गया? डॉक्टर श्यामादास मुखर्जी, डॉक्टर श्यामादास मुखर्जी पोर्ट, ठीक है, ये हमारा रिवराइन पोर्ट है, तो ये मतलब आपका इसके नजदीक होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्ट पे, इसके थोड़े से नीचे पे आपका उड़ीसा साइड पे पारादीप पोर्ट, ठीक है, कौन सा पोर्ट? पारादीप पोर्ट, ये हो गया। फिर उसके थोड़े से नीचे आंध्र प्रदेश में गया आपका विशाखापट्टनम पोर्ट, कौन सा पोर्ट? विशाखापट्टनम पोर्ट, ये हो गया हमारा आपका आंध्र प्रदेश में आ गया। अब उसके थोड़े से नीचे जाएंगे, जो कि हम तमिलनाडु जाएंगे, यहाँ पे आपके 3 पोर्ट है, ठीक है, एक हो गया आपका इन्नोरे पोर्ट, जिसको हम पता है क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कामराजार पोर्ट, कामराजार पोर्ट। पता है, ये ऐसा कामराजार पोर्ट था जो कि फर्स्ट मेजर पोर्ट था इंडिया का जो रजिस्टर्ड होता है एज अ कंपनी, ये हमारा यूपीएससी में भी आया है, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे पे एक कौन सा पोर्ट है? चेन्नई पोर्ट, ठीक है, क्या है? चेन्नई पोर्ट, और यहाँ पे आपके टूटीकोरिन पोर्ट आ जाता है, ठीक है, कौन सा पोर्ट? टूटीकोरिन पोर्ट। तो ये 3 के 3 आपके कहाँ है? तमिलनाडु में, ये आंध्र प्रदेश में, ये उड़ीसा में, ये कोलकाता में, ये मुंबई में, ये गुजरात में, ये गोवा में, और ये कर्नाटका में, ये और केरला में, ठीक है। अगर आपसे किसी ने पूछा, किसी ने क्या एग्जाम वाले ने पूछा कि वेस्टर्न कोस्ट का कहाँ पर है, तो आप बोलोगे ये है सारे पोर्ट, ईस्टर्न कोस्ट के पोर्ट ये है सारे, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हमारे 8 डिग्री 4 मिनट एंड टू 37 डिग्री 6 मिनट एंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ ट्रांस हिमालय? तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? सियाचिन। अगर ये पूछता विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ ग्रेट हिमालय, तब आप कहते हैं गंगोत्री, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे लार्जेस्ट हिमालय क्या है आपका? गंगोत्री। और अगर आपसे पूछता सिक्किम हिमालय का, तब आप कहते हैं जैमू, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज नॉट एवरग्रीन फॉरेस्ट? तो ये आपका साल है, ठीक है, साल नहीं होता आपका, साल हो गया, ये आपका डेसिडियस में आता है, ठीक है, ठीक है, ये आपका मॉइस्ट डेसिडियस में आता है। और एक और था साल, टीक, और एक और क्या नाम है आपका? शेषम, ये सारे आपके डेसिडियस में आते हैं। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवेज ऑफ नेटवर्क? तो ये आपका यूएसए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस लेक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर साइज? ओह, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका बस ये सुपर विक्ट्री मेक्स चिल, इसका आंसर है ये सुपर विक्ट्री मेक्स चिल। अगर आपसे पूछते हैं लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड जिसमें आपका सॉल्ट वाटर भी शामिल है, तो उसमें आपको होता है कैस्पियन सी, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं लार्जेस्ट लेक ऑन द बेस ऑफ सरफेस एरिया, तो उसमें आप बोलते क्या? सरफेस पे एरिया के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है? तो आपकी आ जाती है लेक सुपीरियर, ठीक है, तो आपका लेक सुपीरियर। बट अगर बाय वॉल्यूम के इसमें बोलते तो लेक बेकाल आ जाता है, ठीक है, ये आपके डीपेस्ट लेक में भी आता है, ठीक है।
और लेक विक्टोरिया तो आपके अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, ये तो आपको पता ही होगा। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यार फाइव ग्रेट लेक्स पता है आपको? तो उसका फॉर्मूला है होम्स। तो ये हो जाएगा लेक ह्यूरॉन, लेक ओंटारियो, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ओंटारियो, लेक मिशिगन, लेक एरी और लेक सुपीरियर। तो ये पता है आपके क्या हो गए? ये आपके 5 ग्रेट लेक्स में आ जाते हैं। अगर उन्होंने इसी में पूछ लिया भाई इनके साइज के अकॉर्डिंग बताओ आप कौन सा बड़ा है, तो सबसे बड़ा आपका आ जाएगा सुपीरियर, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका ह्यूरॉन, फिर आ जाएगा मिशिगन, फिर आ जाएगा लेक एरी, फिर आ जाएगा लेक ओंटारियो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम इन कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन अराउंड। तो यार इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए, इसका है नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून इसका आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन द AMW क्लाइमेट इज फाउंड, ठीक है, प्रेडोमिनेटली इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो यार इसका आंसर हो गया आपका वेस्टर्न कोस्ट रीजन, ये वहाँ का है, ठीक है। द वर्ड बायो डाइवर्सिटी वॉज कॉन्ड बाई, इसका आंसर है WG रोजन। तो पता है आपको इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे जैसे अगर इसने पूछ दिया भाई इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को किसने कॉइन करा, तो आप क्या बोलोगे? टेंसले, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? टेंसले। अगर आपसे पूछ दे इकोलॉजी को किसने वो करा था, ठीक है, तो आप बोलोगे अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, क्या अर्नेस्ट हैकल। और अगर आपसे पूछा हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट का हो गया आपका नॉर्मन नॉर्मन मायर, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछ दिया मोनो क्लाइमैक्स थ्योरी, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक फ्रेडरिक क्लेमेंट, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं यही चीज रिपीट हो, ये भी रिपीट हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स अफेक्ट सम पार्ट्स ऑफ केरला तमिलनाडु ड्यूरिंग प्री मानसून। तो इसका आंसर है आपका मैंगो शावर, ये आपका मोस्टली वेस्ट बंगाल वाले एरिया में आता है, ठीक है। मिस्ट्रल आपका रोन वैली, ठीक है, रोन वैली जो फ्रांस साइड में। और लू तो आपको पता ही है यूपी पंजाब नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्टेट काउंसिल फॉर क्लाइमेट चेंज SSC ऑफ उत्तराखंड वॉज स्टेब्लिश इन द ईयर 2011। तो यार ये तो बिल्कुल सही है, आपका 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग उत्तराखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज गिवन बाय स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। नहीं, ये गलत है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ओनली स्टेट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ द हाइस्ट एग्रीकल्चर लैंड। तो आपको पता है इसका आंसर उधम सिंह नगर है, यहीं सबसे ज़्यादा हाइस्ट एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ हिमालय सिचुएटेड बिटवीन MBD एंड MCT। तो जैसे आपको पता है MCT, तो MCT आप किस किस के बीच में होता है? MCT हो गया आपका ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में MCT होता है, ठीक है। ये सेपरेट करता है आपका ग्रेट हिमालय को लेसर हिमालय से। फिर आपका ये आता है MBT का कौन सेपरेट कर? ये लेसर हिमालय और शिवालिक, ठीक है। फिर आता है आपका ये HFT, ठीक है, ये करता है आपका इंडो गैंगटिक प्लेन एरिया को, ठीक है। तो शिवालिक और इंडो गैंगटिक प्लेन को कौन करता है? HFT और ये MBT। बट इनका क्वेश्चन ये नहीं है, इनका क्वेश्चन है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हिमालय सिचुएटेड बिटवीन MBT एंड MCT, यानी कि MCT और MBT के बीच में कौन सा है? तो ये है लेसर हिमालय, है ना। तो इसका आंसर आ गया हमारा ये लेसर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एनिमल हस्बेंड्री इन उत्तराखंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। Animal husbandry is a supplementary occupation of agriculture, right? Animal husbandry is a supplementary occupation of agriculture. ये बिल्कुल सही कह रहा है। Sheep rearing in the mountainous areas has been affected by environmental degradation. तो इसमें गलत ही क्या बोला है? सही तो बोल रहा है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है।
फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो वो आपको दिख रहा होगा। गौचर आपका रुद्रप्रयाग में नहीं है, ये तो चमोली में आएगा ना आपका, तो ये तो साफ दिख रहा है, ये होगा। बाकी नैनी से पिथौरागढ़, चिन्याली से उत्तरकाशी, ये सारे आपके हैं वहाँ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस है, ये पिथौरागढ़ में। ए का 4, ये तो देखो सीधा आंसर आ गया, बट फिर भी पता होना चाहिए आपको। नंदौर, नैनीताल, ठीक है। और बिनसर का कहाँ आपका अल्मोड़ा, और गोविंद का कहाँ हो गया आपका उत्तरकाशी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट and select the correct answer from the option given below. Uttarakhand is highly vulnerable to climate change. Climate change is causing water stress and depleting biodiversity in Uttarakhand. वैसे तो दोनों सही है, बट आयोग के आंसर के अकॉर्डिंग ये वाला सही है। उन्होंने ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट को सही माना है, दूसरे को गलत माना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। वनडावर्स आर डेवलपर्स ऑफ द Vandavas are the developer of the Pithoragarh district. Vandavas practice shifting cultivation until it was banned by the forest department. तो दोनों ही सही है आपके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। राजाजी नेशनल पार्क बिल्कुल सही है, 1983 में ही इस्टेब्लिश हुआ था। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी बिल्कुल सही है, 1936 में। गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी बिल्कुल सही है, बट गोविंद नेशनल पार्क ये आपका 1955 में हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज असर्शन एंड अदर इज रीजन, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। असर्शन कह रहा है आपका उत्तराखंड इज रिच इन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट प्राइमरीली डिटरमाइन द फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो आप ना इसमें बस ऐसे बिकॉज लिख दो, बस जैसे उत्तराखंड इज रिच इन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी बिकॉज टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट प्राइमरीली डिटरमाइन द फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसका आंसर भी सही है, दोनों स्टेट में सही है और उसका रीजन भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन उत्तराखंड। तो इसका आंसर आपका यमुना, भिलंगना, अलकनंदा और गौरी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो जैसा आपको पता है ग्रेट हिमालय होता है, फिर लेसर हिमालय होता है, फिर शिवालिक होता है, देन आपका क्या आता है, शिवालिक के बाद आपका तराई रीजन आता है ना। तो इसमें से देखो तराई, शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक है। क्योंकि इन्होंने साउथ टू नॉर्थ बोला था, नॉर्थ टू साउथ नहीं बोला था, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड इज करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर सेक्स रेशियो, ठीक है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा से हमें कम की ओर जाना है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा अल्मोड़ा, देन रुद्रप्रयाग, देन टिहरी, देन हरिद्वार। सबसे कम हमें तो पता है ना हरिद्वार का है, अगर आपको ज़्यादा का पता नहीं भी है इसमें, तो हमें हरिद्वार का तो पता ना सबसे कम है, तो देख लो सबसे कम है तो यहाँ पे चले जाओ, आपका यहीं पर एलिमिनेट हो जाता ऑप्शन। फिर आते इसको तो आयोग ने ही करते हैं एलिमिनेट, बाकी तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर मिनिस्ट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स रूल्स इन 1977। तो पता है इसका आंसर है, इसमें सिर्फ माइनॉरिटी अफेयर्स नहीं है, बाकी सारे आपके इसके अंडर आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये कहना चाह रहे कौन से ऐसी मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है ये जब इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। तो उसमें आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 1 to 4, ठीक है। अब आते हैं अरेंज द फॉलोइंग स्टेट क्रोनोलॉजिकली विद रिस्पेक्ट टू इनेक्टमेंट ऑफ राइट टू सर्विस एक्ट। तो इसका हो गया हमारा, आपको पता है पहले पंजाब, देन आसाम, ठीक है, देन आपका गुजरात, देन महाराष्ट्र। तो 1 2 4 3 कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ तो पहले में ही आपका इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर आते हैं पंच अमृत टारगेट अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन ग्लासगो आर रिलेटेड विद
ऑब्वियस सी बात है, क्लाइमेट चेंज के बारे में ही बोला था, ठीक है। तो पंचामृत टारगेट्स आर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको आर्टिकल 66 नहीं भी पता है तो आपको ये तो पता होगा ना, वाइस प्रेसिडेंट में कौन कौन इलेक्ट वो होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, है ना। ये तो बेसिक ही है ना, ये तो पता ही होना चाहिए आपको कि ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट का होता तब होता आपका, तब उसकी सिचुएशन अलग होती, कंडीशन अलग होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ऑन अप्रैल 2025 इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन कमीशन। ओके, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फौना फ्लोरा साइट्स, ये तो है, इंडिया तो है इसमें। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन इसमें भी है, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन इसमें भी है, बट सिर्फ आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन में नहीं है। तो इसका आंसर हो गया सी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये तो है आपका जीएसटी से रिलेटेड, है ना। आर्टिकल 279A में भी आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21st एशियन इंडिया समिट वॉज हेल्ड इन, ये सारे आपके करंट अफेयर्स है, तो इसका लॉस है, ठीक है। ये याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 क्लॉज 1। जैसे आपको पता है ये इसका शॉर्ट ट्रक है सामरू, ठीक है। तो ये भी है, राइट टू असेंबल भी है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल, राइट टू एसोसिएशन ये भी है आपके, है ना। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ये भी है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, पता है आपका ये ही नहीं है सिर्फ, बाकी सारे आपके इसके अंदर आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1, ठीक है। फिर आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये तो फेमस है यार, सिंह कमेटी, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। इसका आधार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। द सिलेक्शन कमेटी ऑफ लोकपाल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, नहीं, लोकसभा। इट शैल अप्लाई टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड इंडिया, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी आपका करंट अफेयर आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट परसेंटेज अबाउट आसियन अकाउंटिंग फॉर इंडियाज ग्लोबल ट्रेड इन 2023 to 24। तो यार यही है इसका, ये तो करंट अफेयर है बट आयोग ने इसका आंसर ये दिया है 11% ऑफ इंडियाज ग्लोबल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर आर्टिकल 32 इन विच केस विलफुल नॉन कंप्लाइंस विद कोर्ट ऑर्डर वॉज डिक्लेयर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इसका आंसर है हमारा ML सचदेवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, केसेस भी आ रहे हैं। अंडर आर्टिकल 32 इन विच केस विलफुल नॉन कंप्लाइंस विद कोर्ट ऑर्डर वॉज डिक्लेयर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ML सचदेवा यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इंडियाज डिसर्मेंट पॉलिसी इन रिसेंट डिकेड। तो यार इसका आंसर हमारा है इंडिया डज नॉट सपोर्ट नेगोशिएशन इन द सीटी ऑन, ये आपका गलत होगा, बाकी सारे आपके बिल्कुल सही है। इंडिया इज अ पार्टी टू ऑल 5 प्रोटोकॉल्स ऑफ CCW, इंडिया इज अ पार्टी टू CWC, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू CTBT, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइट टू एजुकेशन एंड चूज द करेक्ट आंसर। इट ट्राई टू अचीव द एम एजुकेशन फॉर ऑल, ये बिल्कुल सही था। अर्लियर प्रोविजन ऑफ फ्री कंपल्सरी एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड, पार्ट 4 ये भी सही है, आर्टिकल 45 में है ना आपका, ये ऑलरेडी मेंशन था। इट बिकेम फंडामेंटल राइट्स 91st, नहीं ये तो गलत है ना, 91st कैसे हो सकता है? 91st तो आपका वो है ना जिसने आपको बोला था कि जो आपके वो होंगे मिनिस्ट्री होंगे वो आपके कितने होंगे, 50% होने चाहिए, है ना, जितने भी आपकी गवर्नमेंट है ना। तो ये इसका है, और यहाँ पे हो जाता आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो हमारा 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या था, 15% ऑफ हमारी मिनिस्टर कितने होंगे, 15% ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये आपका 91st में आ जाता है।
तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अगर ये होता तो हमारा आंसर आ जाता ऑल, बट ये नहीं है तो हमारा आंसर आपका 1 एंड 2। ठीक है, बट शायद आयोग ने इसका आंसर डिलीट कर दिया था, बट मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए 1 एंड 2। ठीक है। Consider the following statement about Niti Aayog. It was established on January 1st, 2014. I think 2015 था, तो ये तो यहीं पर गलत हो गया आपका। It was created by a resolution of Union Cabinet. तो ये तो बिल्कुल सही है। President of India is the chairman of नीति आयोग। नहीं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता तो सही हो जाता। तो इसका आंसर आपका ओनली 2। ठीक है। फिर आते हैं द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज फिक्स्ड अप टू 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अभी मैंने थोड़े ऊपर समझाया था 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोबाइल कोर्ट्स उत्तराखंड, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। अंडर mobile e-course project, mobile vans having facilities of courtrooms, computer, printer, internet connectivity will visit villages. सही है। The idea is to deliver justice at the doorstep of the public living particularly in remote areas. तो इसमें गलत बोला ही है, बिल्कुल दोनों ही सही है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा Who among the following official can be invited to give his opinion in the parliament? ये आपका अटॉर्नी जनरल है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट उत्तराखंड ह्यूमन राइट कमीशन। उत्तराखंड ह्यूमन राइट कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 13 मई 2013। तो ये आपका बिल्कुल सही है। The objective of UHRC was to bring about greater accountability and transparency in governance. दोनों ही हमारे सही है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बोथ, है ना। क्या हो गया है? इसका आंसर है दोनों। Who among the following performed the roles of speaker and pro-tem speaker of the state assembly more than once in Uttarakhand? तो इसका आंसर हमारा हरबंस कपूर। Where was the first Asian mayors conference held in Uttarakhand in 2006? Dehradun. Which of the following records is not maintained by Panchayat in Uttarakhand? Health Ministry, birth death registration register, ये तो सही है। फैमिली रजिस्टर, ये भी सही है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से क्या, आयोग के हिसाब से भी हेल्थ रजिस्टर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो कह रहा देखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, बट बहुत इजी है। चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, चलो देखते हैं। फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तराखंड, चलो देखते हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, इंदु कुमार, कैसे कैसे आंसर है। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, मार्गरेट अल्वा। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। तो किसी ऑप्शन में आपको ओनली 4 दिख रहा है? करेक्ट, कहीं पे भी एक ही जगह पे है ये, तो इसका आंसर हो गया हमारा ओनली 4। सो थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पीवाईक्यू का सेकंड पार्ट। तो ये आपका स्टार्ट हो रहा है 51 क्वेश्चन से, और हम 100 क्वेश्चन तक आज सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। ठीक है। तो आपका 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका 51 क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वर द जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी ट्राइब्स डिक्लेयर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन उत्तराखंड। तो इसका आंसर आपका 1967। तो एक पूछ रहा है आपसे कि कौन से ईयर में जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी ट्राइब्स इसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया था। तो ये 1967 में था। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका करंट बेस पे है। एज पर IMF's वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025, इंडियाज नॉमिनल GDP इन 2025 विल बी यस। तो इसका आंसर विल बी US। तो इसका होगा 4.187 ट्रिलियन। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है आपका कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, फेमा केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम June 1st, 2000। ये तो बिल्कुल सही है आपका। फेरा इज मेनली फॉर एक्सटर्नल डेब्ट लाइबिलिटी, ये आपका गलत है। देखो कैसे, देखो बताते हैं। तो आप एक्सटर्नल डेब्ट से क्या समझते हो? ठीक है, एक्सटर्नल डेब्ट मतलब विदेशी कर्जा, है ना। क्या होगा? विदेशी कर्जा। कैसे? जैसे मान लो कि जब इंडिया
जब इंडिया किसी फॉरेन कंट्री या फॉरेन बैंक या वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से क्या कर रहा है, लोन ले रहा है ना, लोन लेता है, तो फिर जो उसको फ्यूचर में क्या होता है, जैसे लोन लिया इसने, ठीक है, राइट, तो फ्यूचर में जो वापस करने की जो जिम्मेदारी होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डेप्ट, है ना, एक्सटर्नल डेप्ट लाइबिलिटी कहते हैं, राइट। तो वैसा ही सी ना, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो जैसे मैंने माना कि इंडिया ने क्या करा भाई, इंडिया ने बोला कि हम लोन लेंगे वर्ल्ड बैंक से, कितना, 100 करोड़, ठीक है, उससे 100 करोड़ लिया। अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट तो उसको वापस करना ही है, साथ में क्या करना है, इंटरेस्ट भी तो देना होगा, है ना। तो इंटरेस्ट देना होगा, तो जो ये रिपेमेंट है ना आपकी, जो रिपेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही आपका एक्सटर्नल डेप्ट लाइबिलिटी कहलाता है, ठीक है। और जो आपका एक्सटर्नल डेप्ट लाइबिलिटी है ना, वो आपका पता किससे रिलेटेड है, वो आपका है बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड, ठीक है, और दूसरा है बोरोइंग से रिलेटेड, यानी कि फॉरेन बोरोइंग होगा, और आपका फाइनेंस से रिलेटेड होगा, ठीक है, ठीक है, फॉरेन बोरोइंग और इंटरनेशनल फाइनेंस से रिलेटेड, राइट। अब आप बोलोगे यार फेरा क्या है, फेरा ना, देखो मैं बताती हूँ फेरा क्या है। फेरा वैसे नाम से ही पता चला, उसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो ये है आपका, ये 1973 में आया था, ठीक है। अब क्या होता है, जब 1970s का टाइम था, 1970s का टाइम था ना, तो उस टाइम पे क्या था कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या थे, बहुत कम थे, है ना। फॉरेन एक्सचेंज मतलब लाइक डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, ये सारी चीजें हैं जो हमारे पास क्या थी, उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा कम थी, है ना। फिर हम क्या करना चाहते थे यार, इंडिया इन, इंडिया क्या करना चाह रहा था कि फॉरेन करेंसी को बचाना चाहता था, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि फॉरेन करेंसी का यूज हम स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम फेरा लाए थे। अब क्या हुआ कि फेरा का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, चलो देखते हैं। तो पता है फेरा का ऑब्जेक्टिव था आपका, पहले तो ये था आपका कि भाई फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करना है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज को क्या करना है, कंजर्व करना है। फिर फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन करेंसी है उस पर क्या करना है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है, क्या करना है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है। फिर क्या था आपका, फॉरेन कंपनीज को क्या करना है, रेगुलेट करना है, और फॉरेन पेमेंट को भी क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है, फॉरेन पेमेंट को भी कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे। अगर अगर रूल तोड़ा ना, अगर रूल तोड़ा तो सीधे क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, ठीक है, सीधे क्रिमिनल हो जाता था, और साथ में क्या उसको जेल भी हो सकता था, ठीक है। तो ये हमारा फेरा था। तो फेरा को किसने रिप्लेस करा, फेरा को रिप्लेस करा आपका, रिप्लेस्ड बाय फेमा। तो फेमा क्या है भाई, फेमा भी नाम से ही पता चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये आपका 1999 में आया था, बट आपका ये लागू कब हुआ था, 2000 में, ठीक है। तो इसका क्या सीन है, इसका बस ये सीन है, इसका ये सीन है कि ये जब 1991 के टाइम पे क्या हुआ था, उसके बाद क्या होता है, इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स अपना लिया था, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो क्या हुआ था कि जो फेरा था, फेरा के क्या थे, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे, है ना, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे। ऐसे में क्या होता था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर थे ना हमारे, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर थे, उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है, तो उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, क्यों, यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे, राइट। फिर क्या कर दिया, फेरा को हमने रिमूव कर दिया। फेरा को जब रिमूव करा तब फेमा लाया। तो फेमा के क्या ऑब्जेक्टिव थे, फेमा के ऑब्जेक्टिव थे आपके फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना, क्या करना, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना, राइट। दूसरा क्या था आपका, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। तीसरा क्या था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना, है ना। और एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को फैसिलिटेट करना, ठीक है, फैसिलिटेट करना। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे, है ना। तो इसलिए हम फेमा को लाए और फेरा को हमने रिप्लेस कर दिया।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया फेमा फेरा एक्सटर्नल डेप्ट लाइबिलिटीज हमने समझ लिया। तो इसका आंसर हमारा क्या है, फर्स्ट वन इज ट्रू एंड सेकंड वन इज फॉल्स। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है कंसिडर फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू उत्तराखंड एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द एग्जीक्यूटिव ऑफ उत्तराखंड इंक्लूड्स गवर्नर एज द हेड ऑफ स्टेट, राइट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द चीफ मिनिस्टर एंड हिज हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो दोनों ही सही है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगी, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो इसका क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो गवर्नमेंट होती है ना, इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका लेजिस्लेचर, जो कि क्या करता है, आपका लॉ को बनाता है ना। फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव, ये क्या करता है, आपका लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। फिर आता है आपका जुडिशरी, क्या आएगा, जुडिशरी। तो ये क्या करता है, आपका लॉज को क्या करेगा, लॉज की इंटरप्रिटेशन करेगा, है ना। और क्या करेगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा था, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा था कि द एग्जीक्यूटिव ऑफ उत्तराखंड इंक्लूड्स गवर्नर एज द हेड ऑफ स्टेट, जो कि बिल्कुल सही है। तो देखो हमारा आर्टिकल 153 क्या कहता है, हमारा आर्टिकल 53 कहता है कि भाई हर स्टेट में क्या, गवर्नर होगा, ठीक है। हर स्टेट में क्या होगा, गवर्नर होगा। फिर आपका आर्टिकल 154 क्या कहता है, ये कहता है कि स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, स्टेट की क्या जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी, वो क्या आपके गवर्नर में वेस्टेड होती है, गवर्नर में क्या होती है, वेस्टेड होगी, ठीक है। हो गया, ये आर्टिकल 154 कह रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या आपका जो गवर्नर है ना, ये क्या आपका एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, और ये क्या है, नॉमिनल हेड है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का क्या है, पार्ट है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही हो गया आपका। सेकंड स्टेटमेंट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द सीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जो आपका आर्टिकल 163 कहता है गवर्नर को एड एंड एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ठीक है। अगर, ठीक है। और आर्टिकल 164 क्या कहता है, इट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है आपका, अपॉइंटमेंट ऑफ किसका, सीएम और किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। अगर यही टर्म प्रेसिडेंट के उसमें देखते तो ये होता 74 में क्या, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। और 75 पे क्या था, अपॉइंटमेंट किसके, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो जो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, ये स्टेट के एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, ठीक है। इसलिए इनको रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया, जैसे माना आपके दादाजी है, ठीक है, दादाजी हैं, फिर आपके पापा जी हैं। तो दादाजी जो है ना, मान लो दादाजी के आपके गवर्नर है, ठीक है। इनकी ड्यूटी है जस्ट लाइक गवर्नर, और जो पापा जी उनकी ड्यूटी किसकी जैसे, सीएम की तरह। कैसे, चलो मैं समझाती हूँ। अब फैमिली के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, आपके दादाजी, है ना। सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। वही घर के मुखिया होते हैं। बट लेकिन जो डेली का काम होता है ना, जैसे घर का बजट कौन संभालता है ना। फीस कौन भरता है, जब आपको टेस्ट सीरीज के लिए फीस चाहिए होती है, या कॉपी नोटबुक वगैरह खरीदने के लिए, बुक खरीदने के लिए कौन करते हैं, है ना। घर को प्रैक्टिकली कौन चला रहा है, वो है आपके पापा जी। पापा जी के हमारे सीएम है हमारे पापा जी, है ना। इसलिए जो पापा जी हमारे वो क्या है, आपके रियल एग्जीक्यूटिव। बट जो दादाजी है वो आपके क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, है ना। बट अगर कोई बड़ा फैसला लेना हो तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो दादाजी को बताया जाता है। और क्या है, दादाजी को उनकी अथॉरिटी को माना जाता है, जो दादाजी कहते हैं उनकी अथॉरिटी को माना जाता है ना। तो
इस तरह क्या है, जो आपका गवर्नर होता है वो क्या आपका नॉमिनल हेड है ना, वो आपके कौन है, दादाजी, है ना। बाकी जो आपका रियल एग्जीक्यूटिव है वो कौन है, आपका सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, जो कि आपके कौन थे, पापा जी। तो आप समझ गए होंगे, है ना। यहाँ पे सॉल्व हो गया, तो इसका आंसर हमारा क्या था, बोथ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF। तो ये क्या आपका पायलट GEF was agreed to set up 1990. UNDP, UNEP, World Bank were the initial partners in implementing GEF project. India is both donor and recipient of GEF. तो ये बिल्कुल सही है, सारे के सारे स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल। ठीक है, अब आते हैं द 13 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC13 वॉज हेल्ड इन। तो इसका आंसर है आपका अबू धाबी। ठीक है, ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट SDG। तो ये आपका केरला और उत्तराखंड था, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ शेयर ऑफ द कंपोनेंट्स इन इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन मार्च 2025 स्टार्टिंग फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यार इसको याद रखना है क्योंकि बहुत देर में ही चेंज होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी वाला। कैसे, पहला आपका आता है FCA, देन आपका आता है गोल्ड रिजर्व, देन आपका आता है SDR, तब आपका क्या आता है रिजर्व पोजीशन विद IMF। ठीक है, तो ऐसे में आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हु हैड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेल कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग टू एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन्स इन इंडिया। ये है हमारे दादा भाई नारोजी। फिर 60 क्वेश्चन पे आता है विच स्टेट हैज टॉप द रैंकिंग इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 ऑफ नीति आयोग। ये भी आपका क्या है, करंट अफेयर्स है, तो इसका आंसर है हमारा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सोशल वेलफेयर स्कीम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहले तो हमारा क्या आएगा, आपका पहले आएगा IRDP। ठीक है, ये आएगा, फिर आएगा आपका RLGP। ठीक है, फिर आएगा आपका PMRI, फिर आएगा आपका ये, तो यानी कि 1414 थर्ड सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, बी आंसर हो गया। Which of the following is not an indicator for the dimension of standard of living in India's national multidimensional poverty index? Cooking fuel, drinking water, sanitation, ये सारा है, बट आपका जो ये वाला पार्ट है ये नहीं है। ठीक है, अब आते हैं विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस मैच द लोकेशन वेयर द सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP। तो आपको पता है जो COP30 है वो कहाँ हुआ है, ये बेलम में। ठीक है, फोर्थ का क्या है, ए है, इसमें से निकलेगा ऑप्शन, है ना। फिर आपको क्या याद रखना था, COP27, इसका आंसर है 27 वाले का शर्म अल शेख, तो यानी कि ए का फर्स्ट का डी, तो इसका आंसर आ गया हमारा ये। तो यानी कि जो COP27 है वो कहाँ है आपका, शर्म अल शेख में हुआ था। ठीक है, फिर COP28 का क्या होगा आपका, दुबई। फिर COP29 इसका क्या होगा आपका, बाकू। और COP30 का क्या हो जाएगा आपका, बेलम। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर इज द हर्बल रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ उत्तराखंड सिचुएटेड। तो ये है आपका गोपेश्वर। एज पर उत्तराखंड बजट 2025 to 26 the amount allocated for चारधाम रोड नेटवर्क इम्प्रूवमेंट इज, तो 10 करोड़ दिए थे। ठीक है, और कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट में अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड सेंसस ऑफ 2011। तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हैज द लीस्ट पॉपुलेशन उत्तराखंड, ये बिल्कुल सही है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इज द थर्ड प्लेस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये गलत है। और सेक्स रेशियो इन उत्तराखंड इज 963, ये बिल्कुल सही है। तो पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज 189, तो 134, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट वाज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस ऑफ उत्तराखंड इन 2024-25। तो इसका आंसर होगा हमारा सी वाला, यानी कि 6.61%। ठीक है, इन उत्तराखंड वेयर इज द यूनिट ऑफ हिंदुस्तान मशीन टूल्स सिचुएटेड, रानी बाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत बार रिपीट हुआ है। द क्राफ्ट प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तराखंड स्टेट आर सोल्ड बाय विच ब्रांड नेम? हिमाद्री ब्रांड। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये पूछ रहा है आपका, ये कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय उत्तराखंड इन 6th फूड सिक्योरिटी इंडेक्स? ये तो डिलीट कर दिया था आयोग ने। व्हाट इज द स्कोर ऑफ उत्तराखंड इन नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स 2023? तो ये है आपका, इसका आंसर होगा हमारा 79। ठीक है। व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट? इसका आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स प्रोसेस? हर्ट्ज। ठीक है, सी आंसर। विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स? ये होगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। What does acronyms PaaS stand for in cloud computing? Platform as a service. Bulk modulus for a perfectly rigid body is infinite. Which 5-year plan was focused on the inclusive growth? 11th. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Consider the following statement. The coefficient of linear expansion has dimension k raised to power -1. The coefficient of volume expansion has डायमेंशन के रेज टू -1। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर आपका बोथ, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है। व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड द सो टेस्ट इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड। द मॉडरेटर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज D2O। ठीक है। द मार्बल ऑफ ताजमहल इज गेटिंग डिस्कलर्ड एंड लस्टरलेस ड्यू टू एसिड रेन। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर फ्रॉम बेस टू टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन Dobson unit. The rate at which solar energy is stored in green plants to be used as food is called yoga primary productivity. The interaction in which one organism is benefited and the other neither harmed nor benefited is called commensalism. ठीक है। अब आते हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सही है बिल्कुल। इट्स इनहेबिटेंट्स इंक्लूड स्नो लेपर्ड, मस्ट डियर एंड ब्लू शिप। दोनों ही सही है। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने का। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक साइड कॉलम फर्स्ट दिया, एक साइड कॉलम सेकंड दिया, तो अब हम इसे थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है। अब कहता है कि मैच द आइटम गिवन कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। तो एक साइड आपका कॉलम फर्स्ट में दिया है बायोमैग्निफिकेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्रेसिपिटेशन, लैंडफेयर्स, स्ट्रेटोस्फेयर, और दूसरे साइड में आपको देखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? बायोमैग्निफिकेशन। इसका क्या होगा आपका? कंसंट्रेशन बिल्डअप एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। तो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, क्या होता है? तो जैसे आपको पता है बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर किसी टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ते जाना। तो सबसे पहले आपको ट्रॉफिक लेवल पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ, ग्रास है। ठीक है, ग्रास है, ये क्या आपका प्रोड्यूसर है। अब ग्रास को किसने खाया? ये खाया आपका ग्रास होपर ने। ठीक है, ग्रास होपर ने खाया, वो क्या हो गया आपका? प्राइमरी कंज्यूमर, राइट। फिर ग्रास होपर को किसने खाया? फ्रॉग ने, तो वो क्या हो गया आपका? सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। फिर आता है स्नेक। स्नेक ने फ्रॉग को खाया, वो क्या हो गया आपका? टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है। तो ये सब क्या हो गया आपका? ट्रॉफिक लेवल। ठीक है। पेज ठीक है, ये हो गया आपका ट्रॉफिक लेवल हो गया। तो स्नेक के बाद किसने खाया? स्नेक को खाया आपका ईगल ने। ईगल क्या हो गया आपका? टॉप कंज्यूमर। तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रॉफिक लेवल। ठीक है। अब हमें देखना है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन को समझते हैं। ठीक है। बायो का क्या मतलब होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। या इंक्रीज होना, है ना। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। कैसे? देखो, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ डीडीटी का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? डीडीटी का। तो क्या हुआ कि मान लीजिए एक लेक है। ठीक है, ये क्या हमारा लेक है। इसमें क्या हुआ कि डीडीटी पेस्टिसाइड पहुंच गया। ठीक है, पहुंच गया आपका। अभी वाटर में कितनी डीडीटी है? वाटर में आपकी 1 यूनिट डीडीटी।
ठीक है। अब क्या हो गया, जो यहाँ प्लैंकटॉन्स थे, प्लैंकटॉन्स ने क्या करा, डीडीटी को एब्जॉर्ब किया। तो ये कितना एब्जॉर्ब करा उन्होंने, 10 यूनिट, है ना, 10 यूनिट करा। अब जितनी प्लैंकटॉन्स थी ना, प्लैंकटॉन्स थी, तो फिश ने कई, जो फिश थी, छोटी छोटी फिश थी, उसने कई प्लैंकटॉन्स को क्या कर लिया, खा लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, 100 यूनिट क्या हो गया, 100 यूनिट हो गया आपका डीडीटी, है ना। अब क्या हुआ, जो फिश थी, छोटी फिश, उसको बड़ी फिश ने खा दी, है ना, बड़ी फिश ने छोटी फिश को खा दी। अब इसका कितना यूनिट हो गया डीडीटी का, 1000 यूनिट। अब जब ये 1000 यूनिट हुआ, अब इस बिग फिश को किसने खाया, ह्यूमन ने खाया, तो ये कितना हो गया आपका 10,000 यूनिट। तो आप ध्यान दीजिए, जो डीडीटी है ना, इसकी अमाउंट क्या हो रही है, हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या हो रहा है, हर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ती ही जा रही है। इसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यानी कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, फूड चेन में ऊपर जा रहे हैं ना, जैसे जैसे फूड चेन में ऊपर जा रहे हैं, वैसे ही क्या, जो टॉक्सिक केमिकल है ना, टॉक्सिक केमिकल की कंसंट्रेशन है, वो बढ़ती ही जा रही है। इसी प्रोसेस को हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, समझे। तो ये क्या हो गया हमारा, तो इसका आंसर क्या हमारा, कंसंट्रेशन बिल्डअप एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, है ना, समझ गए आप। तो बायो मैग्निफिकेशन का ही एक रियल एग्जाम्पल है जो जापान में हुआ था। जापान में क्या हुआ था हमारा, मरकरी पॉल्यूशन हुआ था, है ना। मरकरी पॉल्यूशन के कारण क्या हुआ आपका, मिनीमाटा डिजीज हुआ था, है ना, मिनीमाटा डिजीज हुआ था। कैसे हुआ था, मरकरी पानी में पहुंची, है ना, फिर जो वहाँ की फिश थी उन्होंने क्या करा, मरकरी को एब्जॉर्व किया, है ना। फिर मरकरी को एब्जॉर्व करा तो ह्यूमन ने क्या करा, फिश को खाया, है ना, फिश को खाया तो जो मरकरी थी उनकी नर्वस सिस्टम में पहुंच गई और उसको क्या डैमेज करने लगी। तो वहां पे उसको क्या हो गया, ह्यूमंस को मिनीमाटा डिजीज। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब आते हैं हम ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन पे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा 4। अब ये कैसे हुआ इसको भी मैं समझाती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसको हम ईएसपी कहेंगे। तो देखो नाम को समझो, तो इसको हम अगर ब्रेक करेंगे तो देखो, इलेक्ट्रो तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, राइट, प्रेसिपिटेटर, और स्टैटिक हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रेसिपिटेटर क्या हो गया आपका, सेपरेट कर देना या नीचे गिरा देना, ठीक है, सेपरेट करना। तो ये चीज़ हो गई। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो इसका ये है कि जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, जैसे जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, तो जैसे थर्मल पावर प्लांट्स कोल जलाते हैं, है ना, थर्मल पावर प्लांट्स क्या करते हैं, कोल जलाते हैं। कोल के जलने पर क्या होता है आपका, डस्ट, स्मोक और फ्लाई ऐश क्या होता है, निकलता है ना। ये सब हवा को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हवा को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो एएसपी का काम क्या है कि डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एएसपी का काम है जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको हवा से अलग करना, क्या करना, हवा से अलग करना। किसका काम होता है, एएसपी का काम होता है। अब देखो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले तो ना जो पॉल्यूटेड स्मोक होता है ना, ईएसपी में एंटर करती है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा कि यार जो हाई वोल्टेज वायर्स होंगे, हाई वोल्टेज वायर्स पार्टिकल्स को क्या करेगी, चार्ज कर देती है, क्या कर देती है, पार्टिकल्स को चार्ज कर देती है। अब वो क्या करेगी, डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो नेगेटिवली चार्ज हो गए, ठीक है, क्या हो गए, नेगेटिवली चार्ज हो गए। तो आगे क्या होगा, जो पॉजिटिव मेटल प्लेट्स है ना, पॉजिटिव मेटल प्लेट्स होंगे जो उस पर लगी होती है ना, वो क्या करेगी, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, है ना, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो क्या कर देंगे, आपके प्लेट्स पर चिपक जाएंगे, ठीक है।
क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो साफ हवा है, साफ हवा वो बाहर निकल जाती है, क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, बाकी वो सब वहाँ पे चिपक जाते हैं। तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, जैसे कभी बलून को बालों पर रब करके वॉल पर चिपकाया है, तो वही आपका बलून का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चिपकता है। ईएसपी भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। तो ईएसपी रिमूव करता है आपका पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो कहाँ पे था ये, तो ये यहाँ पे था, एक सेकेंड। हाँ, तो इसका आंसर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड है, क्योंकि इसको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं लैंडफिल्स। लैंडफिल्स किससे रिलेटेड, आपका सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। लैंडफिल क्या होता है आपका, लैंडफिल मान लो, जो लैंडफिल होता है ना, एक बड़ा एरिया होता है, बड़ा एरिया होता है जहाँ सिटी का गार्बेज डंप किया जाता है। एक बड़ा एरिया होता है जहाँ सिटी का गार्बेज क्या किया जाता है, डंप किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, आपके घर से निकलता है जैसे प्लास्टिक, पेपर, फूड वेस्ट और ब्रोकन टॉयज, ठीक है, सारे, तो ये सब गार्बेज ट्रक ले जाता है ना, फिर एक डेजिग्नेटेड एरिया में डंप कर देता है। उस जगह को हम क्या कहते हैं, लैंडफिल। समझ गए। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का तो यही होना चाहिए, है ना। एटमॉस्फेयर के कितने लेयर्स होती है, जैसे हमें पता है एटमॉस्फेयर के कितने लेयर्स होती है। मेजरली आपकी देखो, जैसे ट्रोपोस्फेयर हो गई, है ना, ट्रोपोस्फेयर हो गई, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मीजोस्फेयर हो गया, थर्मोस्फेयर हो गया, है ना। ये मेजरली आपकी क्या होती है, लेयर्स होती है। हम कहाँ रहते हैं आपके, हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। यहाँ क्या होता है, वेदर यहीं होता है, क्लाउड्स भी यहीं बनते हैं, रेन भी यहीं होती है, ठीक है। कहाँ होती है, ट्रोपोस्फेयर में। ओजोन लेयर कहाँ होती है आपके, वो होती है आपके स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ होती है ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में, है ना। ये क्या होता है कि ये सन यूवी रेज भेजता है, ठीक है। हाँ, और ये हमें ना प्रोटेक्ट करता है। मान लो कि ओजोन लेयर ना आपकी अर्थ की सनस्क्रीन है, ठीक है। ये क्या करता है, जो हार्मफुल यूवी रेज होता है ना, हार्मफुल यूवी रेज होता है आपका, उसको क्या कर लेता है, रोक लेती है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। आई कैटरेक्ट बढ़ेगा, है ना, मोतियाबिंद बोलते हैं जैसे, वो भी बढ़ेगा। डीएनए डैमेज होगा, तो बहुत सारी चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया है हमारा, ये वाला क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन इन वाटर। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ होता है, वैसे वैक्यूम में, फिर एयर में होता है, ठीक है, वाटर में कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ग्रेटर देन ऑफ वाटर, ये गलत है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होती है ना, तो उतना ज़्यादा हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है। यानी कि जिसकी स्पीड सबसे कम होगी उसकी सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। तो एयर की स्पीड तो सबसे ज़्यादा, मतलब लाइट की स्पीड एयर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, कम होगी। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी एयर से, क्योंकि वाटर में जो लाइट की स्पीड होती है कम होती है ना। तो वही बात है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ था, सॉरी इसका आंसर मैंने बताया नहीं ना। इसका आंसर हुआ हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस, ये बिल्कुल सही है। फिर आता है आपका विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये प्लूम्यूल, रूट टिप, क्योंकि बिकॉज ये सारे सही है। फर्टिलाइजर, गैमेट्स, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजर, सारे सही है, ठीक है। फिर आता है पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। फिर आता है करेक्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट वाज द की फोकस ऑफ वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस इन अप्रैल 2025। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योरिंग बेटर गवर्नेंस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, ठीक है। विच प्रोग्राम वॉज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन अप्रैल 2025 टू डेवलप पोर्ट विलेजेस
तो इसका आंसर होगा वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड, ठीक है। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पोषण पखवाड़ा इवेंट ऑब्जर्व्ड इन अप्रैल 2025? तो क्या टू प्रमोट योगा एंड फिजिकल फिटनेस, तो ये तो नहीं होगा। टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन अक्रॉस इंडिया स्पेशली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, ये है इसका आंसर। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसरो मॉड्यूल री एंटर्ड द एटमॉस्फेयर एंड इम्पैक्टेड द इंडियन ओशन ऑन अप्रैल 4, 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा पोएम 4। In March 2025, the Indian government announced the merger of how many regional rural banks RRB under the one state and one RRB initiative? तो इसका आंसर हो गया आपका 26, ठीक है। एक की फोकस ऑफ विकसित भारत यात्रा is to disseminate information and facilitate access to which of the following areas? तो ये हो जाएगा आपका वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ लॉस आर कॉल्ड? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? हैबिटाट लॉस, ठीक है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। हाँ, ये तो मेरे को सही लग रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी सही लग रहा है। व्हेन अ स्पीसीज बिकम्स एक्सट्रीम द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट डू नॉट बिकम एक्सट्रीम, ये नहीं इतना सही लग रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 99 का। तो ये आपका वही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि Which international summit did Prime Minister नरेंद्र मोदी attend in Bangkok in April 2025? तो इसका आंसर हमारा हो गया बिम्स्टेक समिट। Which historic site in Jamaica faced threats from coastal erosion and storm surges, prompting UNESCO to launch conservation project in early 2025? तो इसका आंसर हमारा हो गया ए पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल। थैंक यू गाइस। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today I am going to solve the UKPSC Upper PCS 2025 question paper and this is part 3 of the series. पिछले 2 पार्ट्स में हम लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कस और सॉल्व कर चुके हैं और आज हम पेपर के अगले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन नहीं होगा जहां मुझे लगेगा कि किसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना जरूरी है, जैसे क्रिस्पर कैस9, बिरसा 101 या कोई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, वहां हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। इसी तरह जहां मुझे लगेगा कि एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट्स ऐड करेंगे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स, मेंबर कंट्रीज या अन्य रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वहां मैं वो फैक्ट्स भी ऐड करूंगी और डिस्कस करूंगी। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आंसर बताना नहीं है, बल्कि हर क्वेश्चन के थ्रू आपके अंडरस्टैंडिंग और रिविजन दोनों को स्ट्रांग बनाना है। पर जहां पे मुझे लगेगा कि यार इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, मैं वहां पे आंसर देके आगे बढ़ जाऊंगी। जैसे कि आपके पिछले साल के करंट अफेयर्स होंगे जो आज के लिए रेलिवेंट नहीं होंगे, है ना, तो मैं सिर्फ आंसर देके उसको आगे बढ़ जाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इस पेज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इंटरनेशनल समिट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड इन बैंकॉक इन अप्रैल 2025? तो इसके ऑप्शन है ए आसियान, सी बिम्स्टेक, बी सार्क, डी G20। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा बिम्स्टेक। तो देखो हम इस क्वेश्चन से भी फैक्ट्स निकाल सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे आपको पता होना चाहिए जो आसियान है, आसियान में अभी कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। जैसे बिम्स्टेक में कितने मेंबर्स है ये पता होना चाहिए आपको, और सार्क में कितने मेंबर्स और उनके हेडक्वार्टर्स, ठीक है। जैसे कि हमें पता है जो सार्क है, ठीक है, सार्क में हमारे कितने मेंबर्स हैं? तो इसके हैं आपके 8 मेंबर कंट्री। कितने हैं? 8 मेंबर कंट्री है ना। और आपको पता है जो सार्क है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क का हेडक्वार्टर है हमारा काठमांडू, नेपाल में। कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। एंड सार्क वॉज फाउंडेड ऑन 8 दिसंबर 1985 इन ढाका, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जब ये इसका गठन हुआ था तो ये कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में। बट जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? काठमांडू में। तो वैसे ही आपका आसियान है, आसियान के अंदर कितने मेंबर्स आपके? वैसे तो 10 इनके इसके मेंबर्स है। तो और ये कहाँ फाउंडेशन, मतलब इसका कहाँ गठन हुआ था?
तो ये हुआ था आपका, वैसे आसियान वॉज फाउंडेड ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक, थाईलैंड। ठीक है, ये हो गया। और सी पे गया बीमस्टेक। बीमस्टेक वॉज फाउंडेड ऑन 6 जून 1997 इन बैंकॉक, थाईलैंड। ठीक है, और आसियान में 10 मेंबर कंट्रीज हो गए। बीमस्टेक में आपके कितने होते हैं? बीमस्टेक में आपके टोटल आपके 7 मेंबर कंट्रीज हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका थोड़ा सा डिटेल में, देखते हैं इनके मेंबर्स कंट्री देखते हैं। पहले हम देखेंगे किसके, सार्क के देख लेते हैं। सार्क के मेंबर कंट्री के फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका है आपका फॉर्मूला एमबीबीएस पेन। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। तो इसके आगे आपके मालदीव भी इसका क्या है, मेंबर कंट्री है। फिर बी से आया आपका बांग्लादेश। ठीक है, फिर एक और बी से आया आपका भूटान। फिर एस से क्या आया आपका, श्रीलंका। फिर और पी से आएगा आपका पाकिस्तान। और ए से आएगा आपका अफगानिस्तान। और आई से आएगा आपका इंडिया। और एन से आएगा आपका नेपाल। तो ये हो गए हमारी सार्क की मेंबर कंट्रीज। ठीक है, जो कि कितने टोटल, कितने 8। अब आते हैं हम नेक्स्ट किसका देखेंगे हम देखते हैं आसियान का नेक्स्ट। ठीक है, कहीं पे, हाँ यहाँ पे है ना। तो आसियान का हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे? इसका फॉर्मूला बनेगा आसियान का मेंबर कंट्रीज का, इसका फॉर्मूला होगा हमारा एमबीबीएस प्राइवेट बाय LIC पॉलिसी। ठीक है, तो इससे बनेगा हमारा एम से क्या आएगा आपका, मलेशिया। ठीक है, बी से आएगा आपका ब्रुनई। और एक और बी से आएगा आपका बर्मा। ठीक है, फिर एस से आपका क्या आएगा, यहाँ पे सिंगापुर है, सिंगापुर। ठीक है, फिर पी से आएगा आपका फिलीपींस। और वी से आएगा आपका वियतनाम। और टी से आएगा आपका थाईलैंड। फिर आता है आपका LIC। ठीक है, एल से आएगा आपका लाओस। और आई से आएगा इंडोनेशिया। और सी से आएगा कैम्बोडिया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आसियान के मेंबर कंट्रीज। अब कौन सा था, बीमस्टेक ना। तो बीमस्टेक का देखिए, बीमस्टेक का क्या बनेगा फॉर्मूला। बीमस्टेक का है आपका, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, ढाका में। ये तो आपको पता ही होगा। तो इसके मेंबर कंट्रीज 7 है। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? बस कुछ नहीं, पहले आपको बीम्स तक लिखना है। ठीक है, बीम्स तक लिखा। तो बी से क्या है आपका, बांग्लादेश, राइट। फिर आई से इंडिया। एम से म्यांमार। फिर इसके एस से श्रीलंका। और टी से थाईलैंड। और आपको नेपाल और भूटान भी याद रखना है इसमें। ठीक है, अब आते हैं ब्रिक्स का भी क्वेश्चन था शायद ना, अभी तो नहीं है शायद फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो ये हो गया हमारे, इनके हमने सारे इंपॉर्टेंट मेंबर कंट्रीज देख लिए। देखा, एक क्वेश्चन से हमारे कितने फैक्ट्स निकल गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच हिस्टोरिक साइट इन जमाइका फेस थ्रेट्स फ्रॉम कोस्टल इरोजन एंड स्टॉर्म सर्जेस प्रॉम्प्टिंग यूनेस्को टू लॉन्च कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन अर्ली 2025? ये हमारा करंट का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो गया हमारा पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल। ठीक है, ये हो गया। अब आता है विच सिंगापुर बेस्ड स्टूडेंट वॉन द ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज अवार्ड इन अप्रैल 2025 फॉर द वर्क इन मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग? तो इसका आंसर हमारा जैस्मिन याल। ठीक है, ये भी हमारा, ठीक है सर, जैस्मिन याल। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ ब्रिक्स? ठीक है, ब्रिक्स के कौन कौन से, आप मुझे बताएंगे इसका आंसर। ब्रिक्स के कंट्रीज कौन कौन से? इंडिया है क्या, इंडोनेशिया है क्या, ईरान है क्या, इजिप्ट है क्या, इथोपिया है क्या? आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? तो इसका आंसर हमारा डी, सारे के सारे हैं। और इसमें और भी कंट्रीज है, सिर्फ इतने ही नहीं है। इसमें हो गया आपका जैसे ब्राज़ील भी है इसमें, रशिया भी है, चाइना भी है, और साउथ अफ्रीका
ये भी है, और यूएई, ये भी आपके इसकी कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 103 पे। इन जनवरी 2025 द यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स अपील फॉर हाउ मच फंडिंग टू सपोर्ट ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड। तो इसका आंसर है हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजी लॉकर सर्विसेज। तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ए, प्रोवाइड क्लाउड स्टोरेज फॉर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। बी, ऑफर ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज। सी, फैसिलिटेट ऑनलाइन शॉपिंग। डी, अनेबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद गवर्नमेंट सर्विसेज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा ए, प्रोवाइड क्लाउड स्टोरेज फॉर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द यूनाइटेड नेशन हैज डेजिग्नेटेड द ईयर 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ साइंटिफिक फील्ड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है, मुझे बताओगे? तो ये इसका आंसर है बी, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बेस्ड ऑन पेशेंट जेनेटिक मेकअप। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? नैनो टेक्नोलॉजी हो सकता है क्या? रोबोटिक्स, बायोप्रिंटिंग। बायोप्रिंटिंग कैसे हो सकता है? ये तो आपका आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाता है ना, जैसे कोई बर्न पेशेंट हो गया उसके लिए आर्टिफिशियल टिश्यू वगैरह बना दिया। रोबोटिक्स कैसे कर सकता है? ये जीन एडिटिंग थोड़ा ना कर सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी आपका नैनो पार्टिकल्स वगैरह यूज करके, जैसे ड्रग्स वगैरह में काम आते हैं, मेडिसिन वगैरह में, बट ये जीन एडिटिंग नहीं करता है, तो ये आपका हो नहीं सकता। तो इसका आंसर है हमारा क्रिस्पर। चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, हमारा क्रिस्पर, यहाँ पे तो मैंने सॉल्व कर दिया, एक सेकेंड आओ। तो हम क्या समझ रहे थे? क्रिस्पर। ठीक है, क्रिस्पर क्वेश्चन समझ रहे थे ना, है ना? तो एक सेकेंड, तो हमें पहले पता होना चाहिए क्रिस्पर, क्रिस्पर का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, मतलब फुल फॉर्म क्या है इसका? इसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीटेड। ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म। तो सबसे पहले समझते हैं जेनेटिक मेकअप क्या होता है। जैसे हमें पता है हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी के लगभग हर सेल में क्या होता है? आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, राइट? और जो आपका डीएनए होता है वो क्या होता है? आपकी लाइफ की इंस्ट्रक्शन बुक कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? लाइफ की इंस्ट्रक्शन बुक। और जो हमारा डीएनए होता है ना, वो 4 नाइट्रोजेनस बेसिस से बनता है, जो कि ATGC इससे बनता है। ठीक है, ए क्या हो गया आपका? एडेनाइन। टी हो गया आपका थाइमिन। जी हो गया आपका ग्वानाइन। और सी हो गया आपका साइटोसिन। ठीक है, ये 4 आपके नाइट्रोजनस बेसिस से बनता है। ठीक है, तो इन बेसिस का एक सीक्वेंस होता है। तो वो क्या कर रहा है? आपका जो सीक्वेंस है वो क्या कर रहा है? आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। यानी कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि यार ये इसका सीक्वेंस है ATG GCC TTA, तो ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। जैसे उसका हेयर का कलर, उसके पापा का हेयर का कलर, उसकी मम्मी की आंखें, उसके मतलब उसके पापा की नोज, ये सारी चीजें बच्चे में आ रही है ना, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें क्या हमारी स्टोर हो रखी हैं। ठीक है, अगर मैं आप कहूँ जो डीएनए होते हैं, ठीक है, जो डीएनए है हमारा, तो उसके कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं, तो उन्हें हम जीन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मानो डीएनए एक पूरी किताब है। ठीक है, डीएनए की एक पूरी किताब है, तो जो जीन्स होगा, ठीक है, जो जीन्स होगा वो उस किताब के अलग अलग चैप्टर्स, वो अलग अलग चैप्टर्स की तरह होते हैं, जहाँ हर चैप्टर किसी खास प्रोटीन या फंक्शन की इंफॉर्मेशन रखता है। तो ये क्या रख रहा है? आपका प्रोटीन की इंफॉर्मेशन को रख रहा है ना? तो ये यही जीन आपका प्रोटीन बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? आपका प्रोटीन ही हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर, ग्रोथ, फंक्शंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है।
तो जब किसी जीन में म्यूटेशन आता है ना, तो क्या करता है कि जो म्यूटेशन आ रहा है, जेनेटिक एरर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, उस एरर से प्रोटीन सही तरह से नहीं बन पाता है, जिससे कोई जेनेटिक डिजीज भी हो सकती है। मानो जैसे मैंने कहा कि ये नॉर्मल डीएनए क्या है, नॉर्मल डीएनए एटीजी, जीसीसी और टीटीए है ना। अब इसमें क्या आ गया आपका म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन आ गया तो यानी कि क्या हो गया, एटीजी, ये आपका जीटीसी और टीटीए हो गया। यानी कि जो ये वाला पार्ट था और ये वाला पार्ट, इसमें सिर्फ ये चेंज हो गया। अब आपका हो गया सिर्फ एक लेटर ही तो चेंज हुआ है, तो लेकिन कभी कभी पता क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एक लेटर की गलती से सीरियस जेनेटिक डिजीज का रीजन बन सकता है। कैसे? फिर अगर वो वहां पे म्यूटेशन आ गया तो अब प्रोटीन नहीं बन सकता है ना, तो प्रोटीन नहीं बन सकेगा सही तरह से, तो नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, आपका जेनेटिक डिजीज हो सकती है। अब ऐसे जेनेटिक डिजीज को आइडेंटिफाई करके ठीक से मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए होता है आपका, क्रिस्पर कैस9, ठीक है। और क्या होता है, जो आजकल आपका फर्स्ट इंडिजीनियस जीन एडिटिंग टूल बना है वो कौन सा, आपका बिरसा 101। तो जैसे जीन एडिटिंग अप्रोचेस का उपयोग कर रहे हैं। हो गया हमारा। अब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगी, एक सेकेंड, थोड़ा सा और समझाती हूँ उसमें, तब तो आपको समझ में आ गया कैसे। तो जैसे मैंने कहा कि यार अब इसमें क्या, क्या म्यूटेशन आ गया। अब आप कहोगे यार, सवाल ये आता है कि अगर म्यूटेशन आ गया तो उस जीन्स को हम रिपेयर कैसे करेंगे, है ना। अब उसमें तो म्यूटेशन हमें रिपेयर करना है, तो वहां पर आपका रोल आता है क्रिस्पर का, ठीक है। क्रिस्पर क्या है हमारा, क्रिस्पर ये क्या होता है, एक गाइड सिस्टम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, डीएनए के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन पे जाएगा जहां पे वो म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, उस जगह को ढूंढता है और क्या करता है, कैश9 को वहां तक ले जा रहा है, और कैश9 को बोलेगा कि यार ये वो लोकेशन है, यानी कि वो जीपीएस की तरह काम करता है, कौन, क्रिस्पर। अब कैश9 क्या करेगा, ये एक एंजाइम है, हमें पता है। जब क्रिस्पर को लोकेशन दे देता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, तो कैश9 का रोल बस एक है कि वो डीएनए को वहां पे कट कर देगा। तो ये आपको समझ आया? अगर आपको समझ आए तो मैं एक छोटी सी चीज बताती हूँ। जैसे ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा ये एक बुक है, ठीक है। ये बुक हमारी कितने, 500 पेज की बुक है। मैंने कहा यार जो 303 पेज का एक पैरा है, उसमें ना गलती हो गई है। अब उस गलती की वजह से क्या हो जाएगा, मेरी बुक पूरी खराब हो जाएगी, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल मेथड होगा तो पूरी बुक चेंज करनी पड़ेगी, है ना। बट अभी हमारे पास कौन सा मेथड है, क्रिस्पर मेथड है, क्रिस्पर कैस9 मेथड है ना। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या बोला, क्रिस्पर ने क्या करा, अब क्रिस्पर उसको सीधे गाइड करता है ना, गाइड सिस्टम है। इसने बोला भाई 303 में क्या है, पेज में प्रॉब्लम है, उसका एक पैरा पूरा खराब है, उसको हमें डिलीट करने की जरूरत है, उसमें न्यू पैरा ऐड करने की जरूरत है। तो क्रिस्पर ने क्या, लोकेशन बता दी, 303 पेज नंबर, वही पैरा, वहां पे कैस9 का रोल आया। कैस9 ने क्या कर दिया, उस पैरा को डिलीट कर दिया, यानी कि कट कर दिया, और उसकी जगह पे न्यू पैरा डाल दिया जो आपका सही पैरा था। तो इससे हमारा क्या हो गया, वो बुक पूरी तरह से सही हो गई। तो सेम चीज आपका क्या हो रहा है, इसमें वही तो हो रहा है, सेम चीज इसमें भी तो हम वही चीज कर रहे हैं। देखो जैसे पेशेंट का डीएनए है ना, डीएनए किसके में क्या है, पेशेंट है, उसके डीएनए में क्या है आपका, म्यूटेशन आया, राइट। म्यूटेशन आया तो हमने उसकी म्यूटेशन को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई ही करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपका जो गाइड आरएनए है ना, गाइड आरएनए क्या करेगा, उस म्यूटेशन को कैस9 तक पहुंचाएगा। नहीं सॉरी, उस म्यूटेशन को कैस9 को उस म्यूटेशन तक पहुंचाएगा, ठीक है। अब पहुंचाएगा तो क्या, कैस9 का क्या रोल है, वो एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके क्या करेगा, कट कर देगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, जो गलत सीक्वेंस था, जो है ना गलत सीक्वेंस है, उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा या रिपेयर कर देगा, उसका ये काम है वहां पे। फिर जो करेक्ट जीन होगा उसको नॉर्मल वहां इंस्टॉल कर देगा, तो नॉर्मल प्रोटीन बनाना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यानी कि डिजीज हमारी क्या हो गई, जड़ से खत्म हो गई। बट जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट था ना, तो उसमें क्या होता था कि वो सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करता था, है ना। तो सेम चीज के लिए अब क्या हुआ कि बिरसा 101 लेके आए। तो एग्जाम्पल लेते हैं, आजकल क्या चल रहा है कि एक एक ऐसी बीमारी है जो आपकी ब्लड से रिलेटेड है, यानी कि हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। तो वो है सिकल सेल। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जैसे हमें पता है कि नॉर्मली हमारा जो आरबीसी होता है ना, वो आपका राउंड शेप का होता है, राइट। पर जब आपका सिकल सेल एनीमिया हो जाता है ना, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, तो उसमें क्या होता है आपका, एक सेकेंड,
जो आपका सिकल सेल डिजीज है, इसमें क्या होता है कि जो हेमोग्लोबिन का शेप होता है ना, हेमोग्लोबिन होती है, उसमें क्या हो जाती है, म्यूटेशन आ जाती है। फिर जो आरबीसी होती है वो आपका सिकल शेप में आ जाती है। सिकल शेप माना यानी कि इस तरीके की शेप में आ जाती है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो आपका आरबीसी नॉर्मली क्या होता था, जो राउंड शेप का होता था, वो सिकल वाले शेप में आ चुका है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो कम हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और एनीमिया भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस बीमारी को सही करने के लिए क्या लाया गया, बिरसा 101 लेके आए हम, ठीक है। ये आपका क्या है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी है, ठीक है। इसमें कैसे, बस सेम वैसे ही होगा, ठीक है। तो ये आपका फ्रीडम फाइटर भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है, ठीक है, जिन्होंने ट्राइबल रिवॉल्ट करा था। और क्योंकि ये डिजीज ज्यादा आपके ट्राइबल पॉपुलेशन में देखी गई है, इस वजह से इसका नाम पड़ा, ठीक है। अब क्या सीन है कि बिरसा 101 कैसे काम करता है, क्या करता है, पेशेंट है, जैसे पेशेंट के जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, उसको निकाले जाते हैं, लेकिन स्टेम सेल निकालने के बाद क्या करते हैं, लैब में लेके जाके क्रिस्पर-Cas9 से क्या करना है, क्रिस्पर-Cas9 से म्यूटेशन को रिपेयर की जाती है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो करेक्टेड सेल्स होंगे, ठीक है, करेक्टेड सेल्स को वहां पे मल्टीप्लाई किया जाएगा। देन उसमें क्या करेगा, फिर से जो सही सेल हो जाएंगे तो उसको किस में डाल देंगे, पेशेंट के अंदर। इससे क्या होगा, आपका हेल्दी ब्लड सेल्स बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो यही आपका क्या हो जाएगा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन होगा, ठीक है। तो यही इसका पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट उत्तराखंड फर्स्ट नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी, इट कॉम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर, तो ये तो नहीं है इसका। इट कॉम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट नैनो मिशन, ये भी नहीं है। इट सपोर्ट्स रिसर्च इन क्वांटम मिशन, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर है हमारा बी, इट कॉम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट समुद्रयान मिशन, ठीक है। अब आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो सूर्य देव भूमि चैलेंज ऑर्गेनाइज बाय इंडियन आर्मी एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, अराउंड 150 मेंबर्स फ्रॉम आर्मी एंड सिविलियंस पार्टिसिपेटेड, ये तो सही है। इट फीचर्स 210 किलोमीटर हाई ऑल्टीट्यूड साइकिलिंग, ये थोड़ा सा डाउट है, चलो आगे बढ़ते हैं। इट इंक्लूडेड 37 किलोमीटर इंटेंस ट्रेल रन, इट वॉज फॉलोड बाई एन 8 किलोमीटर रोड रन, तो इसका आंसर हमारा बी, ये गलत है आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द टाइटल ऑफ पॉप फ्रांसिस ऑटोबायोग्राफी रिलीज्ड इन जनवरी 2025, तो इसका आंसर हमारा होप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव पद्मश्री अवार्ड इन 2025 फॉर सोशल वर्क फ्रॉम उत्तराखंड, क्या इसका आंसर डॉक्टर जसवंत सिंह कटौच होगा। तो बट ध्यान देना कि इसने बोला है कि 2025 में, ठीक है। तो पद्मश्री अवार्ड किसे मिला है, डॉक्टर माधुरी बर्तवाल नहीं, इसका आंसर हमारा श्रीमती राधा बहन भट्ट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन उत्तराखंड, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये देहरादून में है क्या, थोड़ा सोचना। हाँ, ये आपका देहरादून में है, ठीक है। बट क्वेश्चन में पूछा इनकरेक्टली मैच्ड, राइट, तो ये तो सही है आपका। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी क्या आपका रुड़की में है, हाँ ये आपका रुड़की में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून, ये तो पूरे उत्तराखंड वालों को पता होगा कि FRI कहाँ है, ये देहरादून में ही है, तो ये तो गलत है ही नहीं। तो गलत है हमारा डी, डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च हल्द्वानी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड अबाउट फेस्टिवल एग्जीबिशन एक्सपोज हेल्ड इन उत्तराखंड इन 2025, तो पहला बोल रहा है CII उत्तराखंड इंडस्ट्रियल समिट एंड एक्सपो हरिद्वार। बी कह रहा है आपका टिहरी लेक फेस्टिवल टिहरी, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। सी कह रहा है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऋषिकेश, ये भी आपका सही है। डी कह रहा है इंडो हिमालयन एक्सपो देहरादून, तो हम इन दो में कंफ्यूज हैं, ए और डी में, तो इसका आंसर वैसे है इंडो हिमालयन एक्सपो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, after the successful completion of 38 national games in Uttarakhand, India is preparing for itself to host, तो इसका आंसर आपका 2036 ओलंपिक्स।
Which one of the following book is not written by पुष्पेश पंत, a noted author of उत्तराखंड? तो इसका आंसर देखो, क्या ए बी सी डी में से फ्रॉम द किंग्स टेबल टू स्ट्रीट फूड ये पुष्पेश पंत की नहीं है क्या? ये तो है, तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। बी देखो, विक्ट्री मंत्र, द लीडर्स पाथ टू सक्सेस, तो ये है आपका, तो हाँ, विक्ट्री मंथ, द लीडर्स पाथ टू सक्सेस, ये आपका है। और हिमालय के बर्फ, ये नहीं है और ये भी है, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। वेयर वॉज द क्लोजिंग सेरेमनी 38 नेशनल गेम्स हेल्ड, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर है हमारा द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी। ठीक है, फिर आता है द सिलक्यारा टनल स्पैनिंग डैश इज एक्सपेक्टेड टू शॉर्टन द डिस्टेंस बिटवीन गंगोत्री एंड यमुनोत्री अबव 20 किलोमीटर, तो ये आपका 4.531 किलोमीटर। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हमारा है ए और डी। कैसे? ये दोनों हैं, ये आपके पता है, अगर इनका ये दोनों नेशनल पार्क आपके कब स्टेब्लिश हुए थे? ये 1982 में हुए थे। ठीक है, और इनको यूनेस्को, नंदा देवी नेशनल पार्क को यूनेस्को कब मिला था? 1988 में। और ठीक है, ये क्या हो गया आपका 1988 में। और वैली ऑफ फ्लावर्स को कब मिला था यूनेस्को का? 2005 में। काजीरंगा को कब मिला था आपको? काजीरंगा का मिला था 1985 में, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट मिला था। और काजीरंगा आपका किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है क्या काजीरंगा? ठीक है, आपको पता है इंडिया में सिर्फ एक टाइप का राइनोसॉर्स मिलता है, वो है वन हॉर्न राइनोसॉर्स। और जो आपके एशिया में 3 टाइप के मिलते हैं, कौन कौन से? वन हॉर्न राइनोसॉर्स, दूसरा है जावा राइनोसॉर्स, तीसरा है आपका सुमात्रा राइनोसॉर्स। बट जो ये वाला वन हॉर्न राइनोसॉर है, ये वल्नरेबल में आता है, इसका आयुष्य क्या है? वल्नरेबल। बट जो आपका सुमात्रम और जावा वाला है, वो आपका आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। ठीक है, और आप क्या देख सकते हो इसमें से? आप एक और फैक्ट निकाल सकते हो कि यार आसाम के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। आसाम के नेशनल पार्क है आपके आर मोंग डीएसपी। आर मोंग डीएसपी से क्या समझोगे? रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क। एम से मानस नेशनल पार्क। ठीक है, ओ से ओरंग नेशनल पार्क। एन से नामेरी नेशनल पार्क। के से काजीरंगा नेशनल पार्क। इससे क्या होगा आपका? डिब्रू साइखावा नेशनल पार्क। और ये कौन सा था आपका? डी से ही था कुछ, पटकल नेशनल पार्क। ठीक है, और अब उत्तराखंड के आपको तो पता ही होंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, और कौन कौन से आपके जैसे ये हो गया वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, और कौन सा हो गया आपका नंदा देवी नेशनल पार्क। ऐसे ही हमारे और भी नेशनल पार्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है विच एंशिएंट सिटी वाज नेम्ड पॉलीब्रोथा इन ग्रीक टेक्स्ट। जैसे आपको पता है कि जो हमारा मेगास्थनीज था, उसने क्या अपनी इंडिका बुक में पाटलिपुत्र को क्या बोला है? पोलीब्रोथा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन आर इन द प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। हाँ, ये सही है क्योंकि कॉमन लैंग्वेज थी ये। ठीक है, संस्कृत आपकी कॉमन लैंग्वेज नहीं थी तो वो नहीं हो सकता था, ये बिल्कुल सही बोला है। द इंस्क्रिप्शन फाउंड एट मनसेरा एंड शाहबाज गढ़ी आर इन द प्राकृत लैंग्वेज ऑफ खरोष्टी स्क्रिप्ट, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक साइड हमारा बायोग्राफी है, एक साइड हमारे ऑथर से, तो हमें बताना है ये बायोग्राफी किस ऑथर ने लिखी है। ठीक है, फर्स्ट है रामचरित आपका लिखा है संध्या करनंदी ने। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए का 3। सेकंड है नव साहा संक चरित, तो इसका आंसर है हमारा पद्मगुप्त। फिर आया कुमार पलचरित, तो इसका आंसर है हमारा हेमचंद्र। फिर विक्रमांक देवचरित, इसका आंसर है बिल्हण। तो ये ऑप्शन देखो ए का 3, तो ये और इस ऑप्शन में हमारा ए का 3, बी का फर्स्ट, इसमें भी है, सी का क्या है 2, तो हमारा ऑप्शन हो गया ये वाला सही। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट आर रिटन बाय आमिर खुसरो। ये कह रहा है कि इनमें से कौन से टेक्स्ट है जो आपका आमिर खुसरो ने लिखा है। ठीक है, खजाइन उल फतह, मिफ्ता उल फतह, नू सिपहिर, किरान उस सदाइन। तो अगर आपको मालूम हो आमिर खुसरो के जितने भी टेक्स्ट है या बुक कह सकते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके जितने भी कंपोजिशन है वो आपको याद रखना है सारे के सारे। तो खजाइन उल फतह है, हाँ हाँ जी है। और खजाइन उल फतह में क्या बोला गया है? इसमें पता है क्या डिस्कस किया गया है? इसमें बताया गया जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसके रूल के बारे में डिस्क्रिप्शन है ना।
किसके बारे में डिस्क्रिप्शन, रूल के बारे में। जैसे गुजरात कैंपेन हो गया, फिर उसके बाद रणथंभौर कॉन्क्विस्ट हो गया, चित्तौड़ कॉन्क्विस्ट और डेक्कन एक्सपेक्टेशन जो भी थे उससे रिलेटेड सारे के सारे इस टेक्स्ट में लिखा गया है, ठीक है। फिर आता है आपका मिफ्ता उल फुतहा, तो इसमें पता है किससे रिलेटेड है? तो ये आपका जलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। किससे? जलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। इसमें पता है क्या बताया गया आपका? इसमें उसके बारे में लाइक जो उसकी मिलिट्री कैंपेन वगैरह थी, जो अर्ली मिलिटेंट थी आपके जलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड, उसमें है ये, ठीक है। ये भी आमिर खुसरो ने लिखा है। फिर आता है नूस सिपहा, तो इसमें पता है क्या है? इसमें बस ये करा गया है कि जो आपका मुबारक खिलजी था, कौन था? मुबारक खिलजी था, उसके लाइक उसको ना प्रेज करा गया है। तो इसमें उससे रिलेटेड जो भी उसका मुबारक खिलजी का रेन का टाइम था उसको प्रेज करा गया है। और जो इंडियस कल्चर, ज्योग्राफी, लैंग्वेज और पीपल है उसके बारे में भी डिस्क्राइब करा गया, किसमें? नूस सिपहार का के उसमें, ठीक है। अब आते हैं किरान उस्सदाइन। किरान उस्सदाइन ये भी आपका आमिर खुसरो ने लिखा है। इसमें क्या बताया गया कि इसमें ना कि जो आपका बुकरा खान और उसका ही सन था आपका केकुबाद, उनकी मीटिंग के बारे में डिस्कस किया गया है और इन्फॉर्मेशन दिया, जैसे पॉलिटिक्स, कोर्ट लाइफ, लेट मामूलिक पीरियड के टाइम का, ठीक है। तो ये चीज़ें गई। इसके अलावा और भी है आमिर खुसरो की वो मतलब जो इसने लिखा है कंपोजिशन। एक तो हो गया, आपको याद रखना है, ये भी पूछ सकते हैं, आशिका भी पूछ सकते हैं। आशिका नाम से ही पता चल रहा है एक लव स्टोरी है, किसके बीच में? ये लव स्टोरी आपके देवल रानी जो आपकी राजकन की डॉटर थी गुजरात की, और एक खिजर खान जो आपका अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? सन था। यानी कि देवल रानी और खिजर खान की लव स्टोरी से रिलेटेड है, ठीक है। खिजर खान कौन था? आपका अलाउद्दीन का सन था, और जो आपकी देवल रानी थी वो किसकी थी? राजकन की बेटी थी, ठीक है। ये हो गया। और कौन सा? तुगलकनामा, हाँ, तुगलकनामा भी इसने ही लिखा था। इसमें क्या बताया है? जो गियासुद्दीन था ना, उसकी विक्ट्री के बारे में डिस्कस किया गया था, और उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी आपके खुसरो के साथ, है ना, खुसरो शाह के साथ, तो उसमें तुगलकनामा में ही बताया गया था। और अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु फाउंडेड अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान ए आमिर कोई? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? अलाउद्दीन खिलजी हो सकता है क्या इसका आंसर? आमिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या फिरोज शाह तुगलक? मुझे श्योर है कि आप दो उसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, एक होगा मोहम्मद बिन तुगलक, एक होगा फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड, है ना। तो इसका आंसर हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, इसका हमारा आंसर होगा। अब देखो, अगर इन्होंने यहाँ पे पूछा दीवान ए आमिर कोही, नेक्स्ट टाइम जरूरी तो नहीं है वो यही क्वेश्चन रिपीट करेंगे, है ना। तो अगली बार वो आपसे और चीज़ पूछ सकते हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट पूछ सकते हैं, और जो उनके रिस्पेक्टिव सुल्तान से उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। जैसे अगली बार अगर उन्होंने पूछ दिया कि दीवान ए बंदगन, दीवान ए बंदगन, ये किसने वो करा था, ठीक है। तो इसका कौन रिस्पेक्टिव रूलर था, कौन सा डिपार्टमेंट था? तो जो बंदगन था वो डिपार्टमेंट था आपका किसका? डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। और ये किसने करा था स्टार्ट? ये था आपका फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। क्या याद रखो? फिरोज शाह तुगलक। अब और भी हो सकता है, जैसे जैसे क्या हो सकता है? और जैसे दीवान ए अर्ज अगर पूछेंगे ये किससे रिलेटेड है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? दीवान ए अर्ज है आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट है ये आपका। और ये किसने स्टार्ट करा था? ये आपका बलबन ने स्टार्ट करा था, ठीक है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि यार दीवान ए दीवान ए दीवान ए रियासत, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? तो ये आपका मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये किसने स्टार्ट करा था आपका? ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगली बार के पीसीएस में आ सकता है, यानी कि 2026 वाले में। फिर एक और है आपका दीवान मुस्तक राज, दीवान ए मुस्तक राज, दीवान मुस्तक राज। तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी का था, और ये आपका रिलेटेड था आपका किससे? फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। और क्या याद रखना है? एक, हाँ, दीवान खैरात भी सुना होगा आपने।
दीवान ए खैरात, ये किसने स्टार्ट करा था? फिरोजशाह तुगलक ने। और कौन सा डिपार्टमेंट था? ये आपका चैरिटी डिपार्टमेंट था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कौन सा डिपार्टमेंट था, और ये भी याद रखना उनके सुल्तान कौन थे उस टाइम पर। और एक दीवाने इस्तक, ये भी इसने करा था, दीवाने इस्तक। ठीक है, ये आपका पेंशन डिपार्टमेंट था, ये भी फिरोजशाह तुगलक ने स्टार्ट करा था। ठीक है, इतने आप याद रखोगे, नेक्स्ट टाइम आएगा आप फॉर श्योर कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है हु वॉज पॉपुलरली नोन एज चिराग ए दिल्ली? क्या ये शेख निजामुद्दीन था? क्या ये नसरुद्दीन मोहम्मद था? क्या ये फरीदुद्दीन मसूद था? या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था? तो आप सोचो जरा, दिमाग में जोर लगाओ, क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर हमारा नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, अब आते हैं अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट इवेंट। तो देखो इसका आंसर है हमारा, तो हमें देखना है, तो अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, पहले देखना है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये कब हुआ था हमारा? तो ये हुआ था हमारा 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, फिर कह रहा है बैटल ऑफ खानवा, तो ये कब हुआ था हमारा? ये हुआ था 17 मार्च 1527 में। ठीक है, फिर कह रहा है बैटल ऑफ घाघरा, तो ये आपका कब हुआ था? 6 मई को 1529 एडी में। ठीक है, फिर कह रहा है बैटल ऑफ चंदेरी, ये कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका 29 जनवरी 1528 में। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं डेथ ऑफ बाबर ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1530 में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछते हैं तो ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट, सही है, फिर सेकंड ये भी सही है, फिर थर्ड, फोर्थ, यानी कि इसका आंसर है हमारा सी वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द फेमस पेंटर एट जहांगीर कोर्ट? तो आपका फेमस पेंटर कौन था इसमें से? तो इसमें से हमारा मनोहर विश्वनाथ मंसूर। तो ये तीन थे हमारे फेमस जो जहांगीर कोर्ट के थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। तो ये शायद डिलीट कर दिया था आपका। ठीक है, ये डिलीटेड क्वेश्चन है, आयोग ने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस कृष्ण एंड शुक्ल। ठीक है, वेदास इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस एज कृष्ण एंड शुक्ल। तो क्या ऋग्वेद में है, क्या सामवेद में है, क्या यजुर्वेद में है, क्या अथर्ववेद में? तो इसका आंसर है हमारा यजुर्वेद। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन आर रिलेटेड टू फेमाइन इन ब्रिटिश? तो इनमें से कौन से फेमाइन से रिलेटेड है? कैंपवेल कमीशन, लयाल कमीशन, स्ट्रेची कमीशन। वैसे आपको पता होगा जो हंटर कमीशन है वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है ना। तो फोर्थ तो होगा ही नहीं, जहाँ पे भी आपको फोर्थ दिख रहा है उसको कट कर दो, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 1 2 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि फेमाइन से रिलेटेड कौन सा? कैंपबेल कमीशन, स्ट्रेची, लयाल। ठीक है, तो अब आते हैं हु वॉज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमिटी बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938? तो इसका आंसर हमारा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फिर आता है व्हेन डिड मुस्लिम लीग ऑब्जर्व एज अ डायरेक्ट एक्शन डे? तो ये आपका 16 अगस्त 1946। हु रोट द बुक द इंडियन मुसलमान? तो इसका आंसर है हमारा W हंटर। द रिलीजियस रिफॉर्म इन बॉम्बे वर स्टार्टेड बाय हुम? तो क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर हमारा परमहंस मंडली। ठीक है, क्या है इसका आंसर? परमहंस मंडली। फिर आते हैं परमहंस मंडली, ये कब हुआ था आपका? 1849 में। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? फाउंडर थे हमारे दादूबा पांडुरंग। कौन थे? दादूबा पांडुरंग। और उनके एसोसिएट्स थे। ठीक है, ये थे अपना, जैसे प्रार्थना समाज हो गया, सत्यशोधक समाज हो गया, तो ये सारे ना आपके महाराष्ट्र में सोशल रिफॉर्म थे। ठीक है, सोशल रिफॉर्म थे। बट आपको ना एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे ब्रह्मो समाज ये किससे रिलेटेड है आपका? राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड है ना। तो हम ना इससे रिलेटेड थोड़ा सा कुछ फैक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ मिल रहा है कि यार राजा राम मोहन रॉय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनसे रिलेटेड हमें क्या फैक्ट्स निकालना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे?
तो हमें क्या करना है, फैक्ट्स रिलेटेड टू राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो हमें पहले लिख देना है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो 1809 आपको पता होना चाहिए 1809 में क्या होता है, राजा राम मोहन रॉय wrote the book The Gift of Monotheist। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपका 2026 में पूछा जा सकता है। 1814 में क्या हुआ था, 1814 में स्टेब्लिशमेंट ऑफ आत्मीय सभा। क्या, स्टेब्लिशमेंट ऑफ आत्मीय सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड। और 1817 जो भी मैं फैक्ट्स इसमें ऐड कर रही हूँ ना कहीं एग्जाम में आए हैं, जैसे आपका यूपीएससी में आया होगा या तो यूपी पीसीएस में आया होगा, मैं सारे वही फैक्ट्स लिखा रही हूँ। ठीक है, 1817 में क्या है आपका, 1817 में ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज। ठीक है, ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज विद डेविड हरे, है ना। अब 1820 में क्या होता है, ही रोट द बुक वर्शिप्स ऑफ जीसस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। फिर आते हैं 1825 में क्या होता है कि वेदांता कॉलेज एस्टेब्लिश करते हैं राजा राम मोहन रॉय जी, वेदांता कॉलेज एस्टेब्लिश करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 1828। 1828 में क्या करते हैं, ये करते हैं ब्रह्मो सभा की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, बाद में इसको ब्रह्मो समाज बोला गया। ठीक है, फिर आते हैं 1829 में, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा। सती प्रथा को एबॉलिश करते हैं किनके साथ मिलकर, विथ लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर क्या करते हैं, सती प्रथा को खत्म करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द सर्जियन प्लान वाज एजुकेटेड स्टार्टेड। तो इसका आंसर है आपका एजुकेशन स्टार्टेड। व्हेन वाज द सर्जियन प्लान ऑफ एजुकेशन स्टार्टेड, तो इसका आंसर हमारा 1944। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन द जज वॉज कॉल्ड विचारी। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। द अदर जुडिशियल वर्कर्स वेर ऑल्सो कॉल्ड सभा, वो भी सही लग रहा है। फॉर द प्रॉम्प्ट ऑफ जस्टिस द ऑफिसर अपॉइंटेड वॉज कॉल्ड दिव्य, नहीं ये गलत है, तो इसका आंसर होगा हमारा 1 और 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यार सोमचंद अपॉइंटेड 4 फोर्ट गार्ड्स, कार्की, बोरा, तरागी, चौधरी, ऑल द अबव वेर जॉइंटली कॉल्ड 4 आल। तो इसमें गलत क्या ही लग रहा है, सिंपल सिंपल स्टेटमेंट और सही भी दे रखा है कि सोमचंद ने 4 फोर्ट गार्ड्स को अपॉइंट करा था, एक था आपका कार्की, एक था आपका बोरा, एक था आपका तरागी, एक था चौधरी, और इनको क्या बोलते हैं, जॉइंटली 4 आल। तो ये दोनों ही सही है आपका। वट वर द ड्यूटीज ऑफ कामीन इन उत्तराखंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो इसकी क्या ड्यूटी हो सकती है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम असाइंड विलेजेस, मैनेजिंग वाटर सप्लाई, गैदरिंग फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट, अरेंजिंग मैरिजेस। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम असाइंड विलेजेस। ठीक है, अब आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो आपका ये क्वेश्चन आयोग ने डिलीट करा था, है ना, बट आपको इसको थोड़ा बहुत देखना है। आपको कैसे, तो पहला बोल रहा है कि सैयद अहमद खान रोड कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। हाय, सही बोला। इन्होंने ये लिखे थे असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं क्या, कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। ठीक है, इसने बताया था। और दूसरा क्या बोला है, मंगल पांडे वॉज हैंग्ड ऑन 29 मार्च 1857। तो ये आपका गलत है। क्यों, इस टाइम पर इनको फांसी नहीं दी थी। इस टाइम पे क्या हुआ था कि बराकपुर में क्या हुआ था, मंगल पांडे जी ने क्या करा था, ब्रिटिश ऑफिसर पे क्या करा था, हमला करा था। और इनको फांसी कब दी थी, इनको फांसी दी थी आपकी 8 अप्रैल 1857 को दी थी। तो हमारा सेकंड तो गलत हो गया, है ना।
तो सेकंड गलत हो गया। अब आते हैं हजरत लेट द रिवॉल्ट ऑफ लखनऊ, हजरत महल लेट द रिवॉल्ट ऑफ लखनऊ, तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। नाना साहिब लेट द रिवॉल्ट ऑफ बरेली, तो बरेली नहीं था, इन्होंने नाना साहिब ने कानपुर का रिवॉल्ट लीड करा था। और जो बरेली है, बरेली का आपका बहादुर खान बहादुर खान था। और जो दिल्ली के थे, दिल्ली में किसने लीड करा था? बहादुर शाह ने। ठीक है, ये याद रखते हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने और बिहार में कुंवर सिंह ने। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? 1857 का रिवॉल्ट लीड करा था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एट विच प्लेस नेटिव डॉक्टर्स आर वर अपॉइंटेड बाय ट्रेल इन 1833, तो क्या इसका आंसर नैनीताल हो सकता है, अल्मोड़ा हो सकता है, देहरादून, श्रीनगर? तो इसका आंसर हमारा अल्मोड़ा। हु स्टैब्लिश गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल हितकर्णी सभा, तो क्या इसका आंसर हमारा राम शरण रतोड़ी हो सकता है, या धर्मानंद गैरोला हो सकता है, या श्री आशा राम नौटियाल तारादत्त गैरोला हो सकता है क्या? तो इसका आंसर हमारा तारा दत्त गैरोला। याद रखना, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकर्णी सभा इन्होंने स्टैब्लिश करी थी। बाय विच नेम चाइनीज ट्रेवलर वेनसांग एड्रेस द कुमाऊं रीजन, तो कौन सा नेम वो करा था? ब्रह्मपुर। ठीक है, हु फाउंडेड अ ब्रांच ऑफ होम रूल लीग एट देहरादून इन 1918 में, तो किसने फाउंड करा था होम रूल लीग को देहरादून में 1918 में? तो ये थे हमारे कौन? स्वामी सत्यदेव, या स्वामी दयानंद सरस्वती, या स्वामी विचारानंद सरस्वती, या तारादत्त गैरोला? तो ये थे हमारे स्वामी विचारानंद सरस्वती। इन 1918, at which place Badidat Pandey met with Mahatma Gandhi and informed him about the Kuli Bega system, तो इसका आंसर क्या दिल्ली हो सकता है, या कोलकाता मतलब कलकत्ता, या लखनऊ, या बॉम्बे, या दिल्ली? आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा कलकत्ता। ठीक है, फिर आते हैं हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये भी आयोग ने डिलीट करा था। जैसे खटीमा इंसिडेंट हुआ था, खटीमा इंसिडेंट आपका 1 सितंबर 1994 को ही हुआ था। मुजफ्फरनगर इंसिडेंट आपका 2 अक्टूबर 1994 को ही हुआ था। मसूरी इंसिडेंट ये आपका सेकेंड को हुआ था, यानी कि 2 सितंबर 1994 में हुआ था। ब्लैक डे 1 सितंबर 1994, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, शायद इसलिए डिलीट कर दिया कि ब्लैक डे ये शायद मुजफ्फरनगर वाले केस को बोल रहे थे, तो ये नहीं है शायद। थोड़ा इसमें डाउट है, इसको मैं बाद में क्लियर करूंगी। तो अभी के लिए तो ये डिलीट है, तो मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगी, और ये क्या क्या है सारे इंसिडेंट इसको भी डिस्कस करूंगी। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ क्वेश्चन को। अब आते हैं 144, ड्यूरिंग हुज रेन डिड इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट इन टिहरी प्रिंसली स्टेट, तो ये आपका स्टार्ट करा था, इंग्लिश एजुकेशन किसने स्टार्ट करा था? टिहरी प्रिंसली स्टेट में। ये थे हमारे प्रताप शाह। अगर आप टिहरी में जाओगे तो आपको वहाँ बहुत स्कूल ऐसे दिखेंगे जो उनके नाम पे है, जहाँ उनका नाम है प्रताप शाह। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे प्रताप शाह। एट विच प्लेस द 4th कॉन्फ्रेंस ऑफ कुमाऊं परिषद वॉज हेल्ड, तो इसका आंसर है हमारा काशीपुर। ठीक है, काशीपुर हमारा 4th क्या था? काशीपुर हमारा 4th कॉन्फ्रेंस था। जैसे हमें पता कि 1917 कहाँ? ये अल्मोड़ा में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पर? इसके प्रेसिडेंट थे हमारे जयादत्त जोशी जी। फिर आते हैं आपके 1918 में कौन थे आपके? हल्द्वानी में हुआ था ये, और इस समय आपके कौन थे? तारा दत्त गैरोला। कौन थे? तारा दत्त गैरोला इसके प्रेसिडेंट थे। फिर आता है 1919 कहाँ हुआ था आपका? कोटद्वार में हुआ था। ठीक है, कोटद्वार में था, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे आपके? बद्री दत्त पांडे। कौन थे आपके? बद्री दत्त पांडे। फिर आपका 1920 में कहाँ हुआ था, जो अभी हमने क्वेश्चन में पूछा है हमारा, ये 1920 में हुआ था। ये हुआ था हमारा काशीपुर। ठीक है, कहाँ हुआ था? काशीपुर। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे हमारे हरगोविंद पंत जी। ठीक है, और जो हमारा लास्ट हुआ था वो हुआ था हमारा 1923 में, क्योंकि 1923 में कहाँ हुआ था आपका? टनकपुर में हुआ था। ठीक है, टनकपुर में हुआ था, और इसके कौन थे प्रेसिडेंट? बद्री दत्त पांडे।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आते कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। परमार किंग फतेह शाह इनवाइटेड गुरु राम राय इन हिज किंगडम। ही वेलकम द कंस्ट्रक्शन ऑफ गुरुद्वारा एट देहरादून। देखेंगे चलो। ही प्रेजेंटेड 4 विलेजेस छायावाला, भूजनवाला, पंडितवारी एंड घंटावाला टू हिम, है ना। अब देखते हैं, तो इसका आंसर हमारा ओनली 1 एंड 2। परमार किंग फतेह शाह ने इनवाइट करा था आपका किसको, गुरु राम राय को अपने किंगडम में, ये बिल्कुल सही है। ही वेलकम द कंस्ट्रक्शन गुरुद्वारा एट देहरादून। हाँ, आपने देखा होगा देहरादून में गुरुद्वारा है, तो उन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था। ही प्रेजेंटेड 4 विलेजेस छायावाला, भोजनवाला, पंडितवारी, ये नहीं करा था, ठीक है, ये नहीं दिया था उन्हें, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन 1814 हु लेड द इंग्लिश फोर्सेस इन देहरादून मिलिट्री कैंपेन ऑफ इंग्लिश गोरखा वॉर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है? इसका आंसर है हमारा, क्या ऑक्टर लोनी हो सकता है, क्या मेजर जनरल वुड हो सकता है, या मेजर जनरल मॉर्ले, या मेजर जनरल जिलिस्पी। तो इसका आंसर है हमारा बी। ठीक है, ये हमारा बी हो जाएगा। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड इन द ईयर ऑफ 2023। तो इसका आंसर हमें क्या हो सकता है, हमें पता करना है। चाइना, यूएसए, कनाडा, साउथ अफ्रीका। तो गोल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन था वर्ल्ड में 2023 के टाइम पे? तो वो था हमारा चाइना। द शिवालिक रेंज इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ मटेरियल। तो इसका आंसर हमारा अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू गढ़वाली पेंटिंग स्टाइल। तो इसका आंसर है हमारा, श्यामदास एंड हरदास केम टू श्रीनगर इन May 1658 इन द कोर्ट ऑफ पृथ्वीपति शाह। दे गॉट द पोस्ट ऑफ दस्तबरदार इन द कोर्ट ऑफ आर्ट लविंग गढ़वाल्स। तो ये दोनों ही सही है इसके आंसर। तो हमारा 2025 का पेपर बिल्कुल पूरा सॉल्व हो चुका है। जितना मुझे समझाना था, जितना मुझे फैक्ट्स ऐड करने थे, मैंने कर दिए। ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, थैंक यू गाइस।